अस्तो मा सद्गए तमसो मार ज्योतिगमय। असत्य से सत्य की यात्रा और अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, यही है आज भी और कल भी में। और मैं हमेशा आप सबको बंधुओं कहता हूँ, ज्योतिष दुनिया का एक खोजी विज्ञान, और वो एक ऐसा विज्ञान जिसको प्रयोग से आप अपने जीवन के तमाम आविष्कार भी कर सकते हैं और तमाम अपने जीवन को वैभव, सुख और शांति भी प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आपको जानना ये पड़ेगा कि जिस ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो सही माने में ज्योतिष आप उसको मानते हैं या अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जो ज्योतिष आप देखते हैं, मैं उस ज्योतिष की बिल्कुल बात नहीं करता हूँ। मैं उस ज्योतिष की बात करता हूँ जो आज से 95,000 वर्ष पूर्व सुमेरु के सभ्यताओं के साथ आपके जीवन को विकासशील बनाता है। आप कहेंगे कि महाराज ये 95,000 साल पहले वाली कौन सी ज्योतिष आ गई। क्योंकि बंधुओं, जिस ज्योतिष की आप आज बात कर रहे हैं वो 95,000 पुराना ज्योतिष तो नहीं है। क्योंकि आज की ज्योतिष की जो स्थिति है वो तिरस्कृत के रूप में है। इसलिए आप सबके मन में बार बार, मैं जैसे मैं पिछले एपिसोडों में कह चुका हूँ कि ज्योतिष के प्रति आप सबकी जो श्रद्धा है, जो भाव है, उसमें बहुत सारी कमियां आई हैं। और उसका नतीजा यही है कि ज्योतिष में अलग अलग लोग, जैसे जो आया उसने अपने अपने तरीके से ज्योतिष को दोहन किया है। मैं कहूँ सिंपल भाषा में तो ज्योतिष का शोषण हुआ है। यानी कि ज्योतिष की जो विकास होनी चाहिए, जो उसके अंदर खोज होना चाहिए, वो रुक गई। एक नई खोज उसके अंदर हो गई। और वो खोज कौन सी है? गोलगप्पे खाइए, बर्गर खाइए, टिक्की खाइए, लाल पहनिए, पीला पहनिए। ये जो कचरा ज्योतिष, मैं जिसको कचरा ज्योतिष कहता हूँ, वो कचरा ज्योतिष आप सब पढ़ते हैं और समझते हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आपका धीरे धीरे ज्योतिष से विश्वास उठ गया। लेकिन आपको एक उससे भी ज़्यादा मैं आश्चर्य की बात बताऊंगा कि पूरी दुनिया में जितनी आबादी है, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, नीदरलैंड हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कोई भी देश को आप ले लें, आज भी वहाँ पर ज्योतिष मौजूद है किसी ना किसी नए रूप में। लेकिन इससे ज़्यादा और आश्चर्य की बात है कि 70% पूरी दुनिया की आबादी आज भी ज्योतिष के अनुरूप जीवन को ढालने की कोशिश करती है। लेकिन हैरानी की बात है कि हम ज्योतिष को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस ज्योतिष के दम पर पूरी दुनिया पर भारत कभी राज किया करता था, उन 600-700 सालों में उसका कचरा बनाकर लोगों ने रख दिया। और उस कचरा का नतीजा है कि आज हमें ढूंढना पड़ रहा है चेहरे पर मुस्कान कैसी आएगी, हमारी नौकरी कैसे लगेगी, हमारी जीवन की दिशा क्या होगी, हमारी जीवन की दशा कैसी होगी। और मैं बार बार कहता हूँ, उसकी नींव जो होगा वो माँ के गर्भ में ही डाला जाएगा। इसलिए मैं गर्भ विज्ञान के ऊपर जो मैं आपसे रोज चर्चा कर रहा हूँ, उसी गर्भ विज्ञान की एक कड़ी है। जैसे कि एक पेड़ आप जब लगाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, बीज डालते हैं, फिर धीरे 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 वो एक पेड़ बनता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर फल आता है। वैसे ही एक पुत्र या पुत्री की जो बीज आप माँ के गर्भ में डालते हैं, वहीं से उसके जीवन का विकास प्रारंभ होता है। तो आपको जो काम करना है वो माँ के गर्भ में जब बच्चा आए तब से आपको ज्योतिष का प्रयोग करना है। और आप उसका रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि ये ऐसा चमत्कार जीवन में हुआ कैसे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी माँ पहले हफ्ते में गर्भ धारण करती है, उसको कौन सा प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि जिस दिन आपको पता चले उसके 1 हफ्ते तक गर्भ के आपको कौन सा प्रयोग करना चाहिए। आज मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूँ वो गर्भ के 7वें दिन से लेकर और 14वें दिन का, यानी कि गर्भ का द्वितीय चरण की बात करूंगा। यानी कि जिस दिन आपको पता चले उससे 7 दिन के बाद एक प्रयोग, 7 दिन के बाद 7 दिन तक, यानी कि 7 से 14 दिन तक दूसरा प्रयोग। तो गर्भ विज्ञान का दूसरा प्रयोग मैं आज आपको बताता हूं। और वो बड़ा सुंदर प्रयोग है हमारे गर्भ ऋग्वेद के हिसाब से। और मैं कहता हूं, अगर आप जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है, नहीं पूरा भरोसा है कि आप इसमें मेरा साथ देंगे और एक नए भारत की जो कल्पना हमारे देश के हर एक योग्य व्यक्ति करता है, वो हम कल्पना भारत को देख पाएंगे। क्योंकि अगर बच्चे को गर्भ से हम ठीक करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि उसको बड़ा होने के बाद किसी ज्योतिष और किसी बाबा और किसी संत के पास और किसी ढोंगी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी वहीं से नींव बेहतर होती जाएगी। तो गर्भ विज्ञान का जो दूसरा चरण है वो बड़ा सुंदर चरण है। इसमें बच्चा जो है, बीज जो है, जरा सा अंकुरित होता है। उस समय सबसे ज़्यादा उसको देखभाल की ज़रूरत होती है। तो आपको करना क्या है,
मैं आपको वो बात बताता हूँ। वो आपको ये करना है कि जहाँ भी आप सोते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, आपको रात्रि के समय जब आप भोजन उपरांत, यानी कि जब भोजन आपका हो गया और आप सोने के समय पर जाएं, तो आम के पत्ते को 5 आम के पत्ता आपको लेकर आना है और 5 आम के पत्ते को अपने सरहाने रखना है जहाँ पर आप सोते हैं। और ये 7 से 14 दिन तक, यानी कि 7 दिन तक वो आम का पत्ता जो है आपके सरहाना ही रहेगा, क्योंकि लाजिम सी बात है कि वो 1 दिन 2 दिन बाद सूखना शुरू कर जाएगा। उससे आपको घबराना नहीं है, लेकिन 7 से 14वें दिन तक उस आम के पत्ते को अपने सरहाने रखना है। और जैसे 14वां दिन पूर्ण होगा, उस आम के पत्ते को कहीं फेंकवा देना है, कहीं प्रवाहित कर देना है, जैसे आपको लगे उचित उसको कर देना है। ये गर्भ विज्ञान का दूसरा चरण है और इसको आपको सिर्फ 7 दिन ही करना है। ध्यान रहे, 14 से 15वें दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 14वें दिन के बाद से एक तीसरा प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि 40 प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, गर्भाधान से लेकर और बच्चे के जन्म तक। हर एक प्रयोग को ध्यान से समझकर आपको इसको प्रयोग करना है। तो उम्मीद है कि आप जो मैंने आपको व्यवस्था, जो आपको प्रोग्राम, जो मैं आपको कार्यक्रम देता हूँ गर्भ विज्ञान के हिसाब से, वो आप पूरी तरह से करेंगे। और इसको करने के बाद जब बच्चा जन्म ले, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसके जीवन को आप शायद भूल ही जाइए कि आप उसके जीवन को बेहतरी के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही जन्म से बेहतर होकर निकलेगा। तो मुझे लगता है कि किसी बच्चे के लिए प्रॉपर्टी को जमा कर देना, धन को जमा कर देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको माँ के गर्भ में उसको एक बेहतर व्यवस्था देना, ये सबसे बड़ी बात है। उम्मीद है आप इसको करेंगे और एक नए भारत के साथ एक नए युग की शुरुआत हम सब करेंगे, आज भी और कल भी में। तो आप सब इस प्रोग्राम को देखते हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा और श्री हरि आप सबके जीवन की कामना को पूर्ण करते रहें, सुख प्रदान करते रहें। जय जय श्री राधे।